अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी, आईआर का स्टूडेंट, और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है वर्ल्ड वॉर वन की कंप्लीट डिटेल, जिस पर मैं बात करूंगा किन ममालिक के दरमियान वर्ल्ड वॉर वन लड़ेगी और उसके कॉजेज़ क्या थे। बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर वन लड़ेगी वो दो पावर्स के दरमियान में लड़ेगी। वो दो पावर्स, एक तरफ थी सेंट्रल पावर्स और दूसरी तरफ थी अलाइड पावर। सेंट्रल पावर्स हारी हुई पावर्स थी और अलाइड पावर्स जो वर्ल्ड वॉर वन जीती थी। सेंट्रल पावर में तीन ममालिक थे, ऑस्ट्रियन हंगेरियन, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर। ऑन द अदर साइड वी हैव अलाइड पावर्स। अलाइड पावर में हमारे पास रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान एंड यूएस। याद रखिएगा कि जो यूएस था वो बिल्कुल लास्ट ईयर 1919 के तकरीबन पास उसने एंट्री की थी वर्ल्ड वॉर वन में। अब हम चलते हैं कॉजेज़ की तरफ। जो वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ हैं उनको याद करने की एक टेक्निक जो है MAINA, मैना से आप याद कर सकते हैं। M फॉर मिलिट्री, A फॉर असैसिनेशन, I फॉर इम्पीरियलिज्म, N फॉर नेशनलिज्म एंड A फॉर अलायंसेस। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द कॉज ऑफ मिलिट्रिज्म, कि मिलिट्रिज्म कैसे कॉज बनी थी वर्ल्ड वॉर वन की। बेसिकली जो मिलिट्रिज्म है उसको कहा जाता है कि पॉलिसी ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। जो जर्मनी था वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और स्ट्रॉन्ग कैसे कर रहा था, वो टैंक्स, मशीन गन ये इंट्रोड्यूस कर रहा था। और जब भी कोई भी स्टेट अपनी मुल्क में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है, इनको इंक्रीज़ करता है, मिलिट्री वेपन्स को या मिलिट्री को इंक्रीज़ करता है, तो दूसरे ममालिक को ये फियर होता है कि शायद ये जंग की तैयारी कर रहे हैं। अब जो जर्मनी के चांसलर थे ऑटोमन, उन्होंने भी जर्मनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जर्मनी की नेवी में। और जो उनकी नेवी थी वो अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे। पहले जब तक इनकी नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी तब तक बाकी ममालिक को, बाकी जो कंट्रीज थे उनको थ्रेट नहीं था। अब दूसरे कॉज की तरफ बढ़ते हैं। द सेकंड कॉज इज अलायंसेस। अब ये कैसे वर्ल्ड वॉर वन का कॉज बना। अब उस टाइम क्या हो रहा था कि बहुत से ममालिक जो थे सीक्रेट एग्रीमेंट साइन कर रहे थे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर रहे थे। एग्रीमेंट साइन करने वाले ममालिक भी एक तरफ अलाइड पावर्स थे और दूसरी तरफ हमारे पास सेंट्रल पावर्स थे। अब ये जो एग्रीमेंट थे ये सारे सीक्रेट किए जा रहे थे, एक ओपन नहीं थे, एक दूसरे को बताए नहीं जा रहे थे, छुप के साइन किए जा रहे थे। अब जो सीक्रेट एग्रीमेंट थे वो कौन कौन से थे। एक तरफ था ट्रिपल अलायंस जो 1882 में हुआ, और दूसरी तरफ था ट्रिपल इंटेंट 1907। जो ट्रिपल अलायंस 1882 में हुआ उसमें ममालिक थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एंड इटली। ऑन द अदर साइड जो ट्रिपल इंटेंट 1907 में हुआ इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे। ये जो फ्रांस और ब्रिटेन रशिया वाला अलायंस था, ट्रिपल अलायंस 1907, ये पहले इस अलायंस में पहले दो ममालिक थे, वो था फ्रांस और ब्रिटेन। इसको डिटेंट कहा जाता है जब दो अलायंस हो, और बाद में इसमें रशिया ऐड हुआ था जिस वजह से इसका नाम ट्रिपल इंटेंट 1907 रखा गया। अब थर्ड काज है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म कहते हैं कि जब एक ममालिक दूसरे पर टेक ओवर करता है, कंट्री टेकन ओवर अनदर कंट्री, टेकन नहीं टेक ओवर, व्हेन कंट्री टेक ओवर अनदर कंट्री, एक मुल्क दूसरे ममालिक पर जब टेक ओवर करता है, और वो टेक ओवर इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। अब जो उस टाइम हो रहा था वो पावर की लालच में आके एक ममालिक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, और सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पर्पस के लिए एक दूसरे के ऊपर उस अटैक कर रहे थे। अब इसकी हमारे पास एग्जांपल देखी जाए तो स्क्रम्बल ऑफ अफ्रीका जो कि 1980 में हुआ था। तो ये जो स्क्रम्बल ऑफ अफ्रीका था इसमें ब्रिटेन लीड कर रहा था। तो देखें अब जो ऐसी कॉज होती है, अब आपके ममालिक में जिस भी स्टेट्स हैं, पाकिस्तान के ऊपर कोई और अटैक करेगा तो इससे क्या होगा, हम भी उसको रिटेलिएट करेंगे, एक्शन करेंगे। तो ये भी एक कॉज थी कि उस टाइम पावर में जर्मनी, ब्रिटेन जो पावरफुल उस टाइम थे, तो वो एक दूसरे पर स्क्रम्बल कर रहे थे, टेक ओवर कर रहे थे।
अब जो अगली काज थी वर्ल्ड वॉर वन की, वो थी नेशनलिज्म। नेशनलिज्म कहा जाता है एक्सट्रीम प्राइड टू नेशन, अपने वतन के साथ बहुत ज़्यादा मुहब्बे वतनी, उस पर लड़ने मरने वाला जो हमें चाहत होती है ना, उसको कहा जाता है नेशनलिज्म। और उस टाइम भी ऐसा ही हो रहा था। नेशनलिज्म का दूसरा नाम हाइपर नेशनलिज्म की रखा जाता है। जब हाइपर नेशनलिज्म होता है तो हमेशा वो एक वॉर की तरफ लेके जाता है। और इसकी जो एग्जाम्पल देखी जाए तो उस टाइम क्या हो रहा था, जो बाल्कन रीजन्स में बहुत से इतने ग्रुप थे, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन मांग रहे थे, कह रहे थे कि हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए, क्योंकि उनके अंदर नेशनलिज्म का भूत सवार था। तो जिस वजह से जब वो अलग सेपरेट नेशन मांग रहे थे, अपना अलग मुल्क मांग रहे थे, तो वो भी वर्ल्ड वॉर वन की तरफ लेके गई एक चीज़। फिर उसके बाद आती है नंबर 5th एंड लास्ट रीजन, असैसिनेशन, कत्ल। ये किसका मर्डर हुआ था उस टाइम? असैसिनेशन हुआ था आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का। और ये थे कौन? ये प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियन हंगेरियन थे। ये प्रिंस थे ऑस्ट्रियन हंगेरिया के। और इसका कत्ल करने वाले जो बंदे थे वो एक थे गैब्रिलो प्रिंस, और दूसरी तरफ ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी ब्लैक हैंड। कहा जाता है कि इसका भी हाथ था। और ये हुआ कहाँ पे था? बोस्निया में हुआ था 28 जून 1914 को। और बोस्निया क्या है? बोस्निया सर्बिया का ये नेबर है, नेबरिंग कंट्री है, स्टेट है। अब जब जैसे ही इनका मर्डर हुआ 1914 में, तो एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो गया। वो डोमिनो इफेक्ट क्या था कि ऑस्ट्रिया ने ब्लेम किया सर्बिया को इस असैसिनेशन के लिए कि आपने ये काम किया है। उसके बाद क्या किया कि जो जर्मनी था उसने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया। ऑस्ट्रिया कहा कि हाँ भाई सर्बिया ही इसमें मुलविस है, सर्बिया का ही इसमें हाथ है। फिर जो रशिया था, रशिया सपोर्ट में आ गया सर्बिया की, क्योंकि जर्मनी ने इस पे इल्ज़ाम लगाया, तो इसकी सपोर्ट में रशिया कूद पड़ा। जब रशिया आया तो जर्मनी ने डिक्लेयर वॉर कर दी, जर्मनी ने जंग का आगाज़ कर दिया रशिया के साथ। अब रशिया को बचाने के लिए कौन आया? फ्रांस। फ्रांस ने कहा भाई हम बचाएंगे। जब फ्रांस आया तो इस तरह ये कंट्रीज आपस में एक वॉर की तरफ लेके गई। और ये कब तक चली? 1914 से 1919 तक चली। अब ये वॉर एंड कैसे हुई? वो हुई ट्रीटी ऑफ वर्साइल से। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस वॉर की कंक्लूजन क्या थी, एंड कैसे हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या थी, और वर्ल्ड वॉर 2 कब और कैसे स्टार्ट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।